खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। मंत्री संजय शर्मा के धरने पर बैठने से मची खलबली और सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलने हुए आरंभ। जिला कलेक्टर और आयुक्त को लगाई लताड़। नगर निगम में आमने सामने हुए भाजपाई और कांग्रेस कार्यकर्ता। सफाई कर्मी मुद्दे पर वन मंत्री के धरने पर बैठने के बाद पहुंचे थे कांग्रेसी। करोड़ों की लागत से बने यूनिवर्सिटी भवन में पानी भरने से उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट होने का बना खतरा। हल्दीना में स्थित है विश्वविद्यालय भवन। और पढ़ाई के तनाव से परेशान किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान। स्कीम 8 की निवासी थी मृतका। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर नगर निगम में बुधवार को सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। वन मंत्री संजय शर्मा भी सफाई कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए। मंत्री ने कलेक्टर आरतिका शुक्ला और नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका पर जमकर नाराजगी जताई। मंत्री ने स्थानांतरित हो चुके आयुक्त सोहन सिंह नरूका से कहा कि वे वरिष्ठ अफसरों की बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्या यह अधिकारी राज्य सरकार से बड़े हो गए हैं या खुद ही सरकार हैं। उन्होंने कलेक्टर को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही कहा कि जब तक सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर नियुक्ति नहीं दी जाती तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। वहीं मंत्री के साथ कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान भी धरने पर बैठे हैं। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने यह भी कहा कि तत्कालीन नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका उन्हें लगातार गुमराह करते रहे। कभी उन्हें 100 अभ्यर्थी पात्र बताए गए तो कभी 87 और कभी 69। लेकिन जब उन्होंने DLB से बात की तो उन्हें जानकारी दी गई कि सभी 329 सफाई कर्मचारी पात्र हैं। राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति देने के आदेश हो चुके हैं और उन्होंने स्वयं कई बार सरकार को पत्र लिखे हैं। वन मंत्री ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नियुक्ति के नाम पर किसी तरह की डिमांड की जा रही है। संजय शर्मा ने जिला प्रशासन के रवैये पर भी नाराजगी जताई और कहा कि अधिकारी खुद को राजा और जनता को प्रजा समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई विरोध नहीं होगा। DLB से मार्गदर्शन आ जाए उसके बाद आप और वोट दे सकते हैं तो उनको भी दे सकते हैं। 2012 में सफाई भर्ती हुई थी, उसमें 312 अभ्यर्थी थे जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, 329। उसके बाद ये जो एलिजिबल अभ्यर्थी थे ये हाईकोर्ट में गए और माननीय हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया। और पिछले 1-1.25 साल से ये लगातार DLB नगर निगम के लगातार चक्कर काट रहे थे। इस संदर्भ में मैंने पहले हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं उनसे भी निवेदन किया था। उसके बाद जो DLB डायरेक्टर हैं उनको भी निवेदन किया। नगर निगम के द्वारा बार बार इस भर्ती को लेकर के कुछ क्वेरीज क्रिएट करके DLB को पत्र लिखा जा रहा था, और जब भी नगर निगम से पत्र गया DLB ने सकारात्मक रूप अपनाते हुए जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में वापस से कागज भेजा। ऐसे लगभग 4-5 बार DLB और नगर निगम के बीच में पत्राचार हुआ है। और पिछले 6-7 महीने से तत्कालीन आयुक्त, जिनका कल ट्रांसफर हुआ है, वो लगातार इनको गुमराह करते रहे। पहले बोले कि मैं जांच कर रहा हूं, फिर बोले कि 100 एलिजिबल पाए गए हैं, फिर बोले 87 एलिजिबल पाए गए हैं, फिर बोले कि 69 एलिजिबल पाए गए हैं। जो लास्ट मेरी 3 दिन पहले आयुक्त महोदय से बात हुई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मेरी कलेक्ट्रेट में बात हुई और कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी ये बताया कि 69 को एलिजिबल पाया गया है और वो नियुक्ति पत्र लेने को तैयार है क्या। मैंने कहा हाँ, वो नियुक्ति पत्र लेने को तैयार है। और मीनवाइल DLB से जो इन्होंने मार्गदर्शन मांगा था उसमें वो लेटर वापस आया और DLB ने 329 अभ्यर्थी को एलिजिबल माना और कल आयुक्त महोदय का स्थानांतरण हो गया। अब जिला कलेक्टर से बात हुई तो जिला कलेक्टर का ये कहना है चूंकि नियुक्ता नहीं है तो मैं नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती। तो मैंने उनसे कहा कि आप सरकार से बात करें और जो भी नियुक्ता है उसको बुलाएं, उनको नियुक्ति पत्र दिलाएं। लेकिन ऐसा लगा कि जिला कलेक्टर की भी मंशा और आयुक्त तत्कालीन की मंशा इनको नियुक्ति पत्र देने की नहीं थी, और जिसका परिणाम है कि ये समाज एक बहुत उस तबके से आता है
जो हैंड टू माउथ समाज है, और इनका एक हक है, एक अधिकार है। जब 7 महीने से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आयुक्त मुझे गुमराह कर रहे हैं, बार बार मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, मंत्री जी को आग्रह किया, और परसों मैंने जो मुख्यमंत्री कार्यालय में ACS है श्री अखिल जी अरोड़ा साहब, उनको मैंने जो DLV का आखिरी पत्र अभी 4 दिन पहले जो प्राप्त हुआ, उसको मैंने उनके WhatsApp पे डाला और उनसे मोबाइल पे निवेदन किया कि आप इस मामले में इंटरव्यू करें और इन सफाई कर्मियों का जो अधिकार है उसको दिलवाएं। तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूं, आप मुझे कागज भेजिए। मैंने कागज भेज दिया, लेकिन उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडमेंट है इनको नियुक्ति पत्र नहीं देने का। इसका सीधा सीधा एक ही कारण है, या तो उनकी मंशा नहीं है देने की, या कुछ इन मीनिंगफुल तरीके से ये इनको दबाव में लेकर के कुछ डिमांड्स रखना चाह रहे हैं अधिकारीगण, तो ये किसी भी हालत में कतई बर्दाश्त नहीं है। ये समाज मेरा अपना समाज है, अलवर शहर का समाज, मेरे अपने लोग हैं, इनके हर सुख दुख में भागीदारी रहने का मेरा कर्तव्य बनता है। आज मैं इनके साथ नगर निगम में आकर के, क्योंकि कलेक्टर का जो बातचीत का रुख था वो पॉजिटिव नहीं था, और वो इस तरह से बात कर रही थी कि जैसे वो राजा और हम प्रजा हो। ये लोकतंत्र में किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा, और आज इन सब के साथ मैं धरने पे बैठा हूं, और जब तक सरकार की तरफ से कोई सारगर्भित निर्णय नहीं हो जाता, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। वहीं मंत्री के धरने की सूचना जयपुर तक पहुंचते ही सरकार में हलचल मच गई। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसके बाद मंत्री संजय शर्मा ने अपना धरना समाप्त कर दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का धन्यवाद किया। मंत्री ने कहा कि बाकी पात्र सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। वहीं नियुक्ति पाने वाले सफाई कर्मचारियों के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आई। मंत्री संजय शर्मा ने धरना समाप्त करने के बाद कोर्ट की जमीन से जुड़े मामले में वकीलों को बैठने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी जल्द सुखद परिणाम आने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी जल्द समाधान निकाला जाएगा। राजस्थान के उच्च न्यायालय में गए, माननीय हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया, और जो नियुक्ति इनको 2019 में मिल जानी चाहिए थी वो कांग्रेस सरकार ने नहीं दी, और जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2024 में एक शिष्टमंडल मुझसे मिला था, और मैंने उस निमित्त हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं उनको पत्र भी लिखा था। लगातार मैं नगर निगम और DLV और जो हमारे UDH के सेक्रेटरी उनसे लगातार सतत संपर्क में भी था। पिछले 7-8 दिन से कभी नगर निगम के आयुक्त महोदय 100 नियुक्ति देने की बात कर रहे थे कि 100 एलिजिबल पाए गए हैं, कभी वो 82 को एलिजिबल मान रहे थे, और 3 दिन पहले उनके अनुसार 69 फार्मों को सही पाया गया था, और उन्होंने कहा था कि 69 जो अभ्यर्थी हैं उनको हम नियुक्ति दे देंगे। इस क्रम में जो कलेक्टर अलवर हैं वो प्रशासक भी हैं, उनसे मेरी जिला कलेक्ट्रेट में वार्ता भी हुई थी, और उनका भी यही कहना था कि 69 को हम दे तो देंगे, लेकिन जो और अभ्यर्थी उनमें कोई असंतोष तो नहीं होगा। तो समाज के लोगों से जब बात हुई वाल्मीकि समाज से, उन्होंने कहा हमारे बीच में कोई असंतोष नहीं है, 69 को आप लोग अब दिलवा दीजिए, बाकी जो जो फॉर्म की जांच होगी एलिजिबल पाए जाएंगे, हम अपनी अपनी नियुक्ति पत्र लेंगे। लेकिन कल जिस प्रकार से आचार संहिता के कारण आयुक्त महोदय का ट्रांसफर हुआ और उन्होंने इस नियुक्ति को लेकर पल्ला झाड़ा, और आज जिला कलेक्टर महोदय से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ऐसा लगा कि वो नियुक्ति से पल्ला झाड़ रही है, और उन्होंने ये कहा कि नियुक्ता को ही अधिकार है, अर्थात आयुक्त को ही अधिकार है नियुक्ति देने का। उस बात को लेकर के मैंने उनसे कहा कि मैं नगर निगम जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पे लगभग 250-300 के करीब वाल्मीकि समाज के लोग आए थे, और हम सब लोग नगर निगम में महात्मा गांधी जी को नमन करके और वहाँ नगर निगम के प्रांगण में बैठे। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार जिला कलेक्टर महोदय को एक संदेश आया, और उसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का उनको निर्देश दिया। जो लेटर हमने आज हमारे जो वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ लोग हैं जो इस नियुक्ति से लाभ प्राप्त करने वाले थे, वो लेटर उनको सौंपा है, जिसमें अलवर सिटी मजिस्ट्रेट अम्बालाल जी मीणा साहब के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, और 329 जो फार्म उस वक्त आए थे उनकी वो कमेटी जांच करेगी, और जो भी एलिजिबल होगा 16 तारीख को माननीय देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी अलवर आ रहे हैं, और बहुत बड़ी एक आम सभा भी है,
और राज्य सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ आज 5 जो हमारे अभ्यर्थी थे या जिनको नियुक्ति मिलनी थी, उनके जो फार्म अभी तुरंत में जांच करके पाए गए या पहले से जो फाइल तैयार थी, उनमें 5 को आज नियुक्ति पत्र देने का काम नगर निगम के द्वारा किया गया है। और शेष जो अभ्यर्थी हैं जो एलिजिबल पाए जाएंगे, जिनकी फाइल सही पाई जाएगी, उनको 16 तारीख को मुख्यमंत्री रोजगार मेले के तहत उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये लेटर के माध्यम से नगर जिला कलेक्टर ने आज अपनी बात को कहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, जिनको एक सोच है कि राजस्थान के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, और आज उन्हीं की प्रेरणादायक नेतृत्व के कारण ये कार्य संभव हुआ। 2012-13 की भर्ती के जो अभ्यर्थी थे, उनमें से 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर नियुक्ति की शुरुआत कर दी गई है, और माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया था। वो टीम बैठी हुई है, वो कार्रवाई कर रही है, और जैसे ही वो रिकॉर्ड तैयार होगा। टोटल कितने अभ्यर्थी हैं जिनको देना है? 329 अभ्यर्थी थे इसमें। क्यों रुका हुआ था सर, कब से रुका हुआ है? बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स कोर्ट केसेस हुए थे, और 2014 में भर्ती निरस्त भी हो गई थी। बाद में अनेक कोर्ट केसेस थे, उनके कारण लंबित रही थी, तो इस वजह से अभी समिति जो रही उसमें कितने लोग हैं? 3 लोग। क्या करेंगे वो लोग? वो दस्तावेजों की जांच करेंगे और आगे कार्रवाई। गौरतलब है कि नगर निगम में साल 2012 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी। कोर्ट की ओर से नियुक्ति के आदेश दिए जाने के बावजूद अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अभ्यर्थी संजय का कहना है कि वे कोर्ट से केस जीत कर आए हैं और 6 से 7 महीने हो गए हैं। कमिश्नर उन्हें लगातार कल और परसों नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन देते रहे। इस बीच आयुक्त का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। उधर वाल्मीकि समाज के नेता जितेंद्र सारवान ने आरोप लगाया कि कमिश्नर इस समाज को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि नरूका का ट्रांसफर भरतपुर होने पर सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को भी नगर निगम में उनके चैम्बर की घेराबंदी कर दी थी। हंगामे को देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा था। इसके बाद कमिश्नर को चैम्बर से निकाला गया था। उधर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर शहर विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा नगर निगम में धरने पर बैठ गए थे। और वहीं वन मंत्री के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता भी नगर निगम पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका के चैम्बर में पहुंचकर बातचीत की। इसी दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी के बाद धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत का आरोप है कि भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद जितेंद्र सैनी ने कांग्रेस शहर अध्यक्ष रमन सैनी के साथ धक्का मुक्की की। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता आयुक्त के चैम्बर में ही धरने पर बैठ गए। वहीं नगर निगम के बाहर वन मंत्री संजय शर्मा सफाई कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे रहे। गंगावत ने मंत्री पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी ही सरकार में मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही। देखो, ये तो एक बहुत, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के मंत्री की सरकार में नहीं चल रही और कांग्रेस हरदम विपक्ष के रूप में काम करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अलवर के लिए अच्छी बात है कि पक्ष विपक्ष दोनों धरने पे बैठे काम के लिए, क्योंकि सरकार में इनकी चल नहीं रही तो विपक्ष के साथ बैठ के वो काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हाथापाई तो क्या हुआ कि हम लोग आयुक्त से मिलने गए थे, एडीएम से मिलने गए थे कि भाई क्या चल रहा है अंदर, कैसे अपन इनको नियुक्ति पत्र कब दे रहे हैं। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी आके और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से हाथापाई करता है, और वो हाथापाई भी इसलिए करता है कि इन ब्लॉक अध्यक्षों को इस नगर निगम की पूरी नॉलेज है कि यहाँ पे कहाँ चोरीवाड़ा चल रहा है, और उनको पता है। उन्होंने आके जैसे कुछ बात करने की कोशिश करी, उसने आके वहां पे इसको धमकाना शुरू कर दिया। इस बात पे हम लोग, और हमने वहां धरना दे दिया, हम वहीं बैठे। आप बीजेपी के गुंडों को तो आप अंदर बैठा रहे हो, अंदर बात कर रहे हो, और कांग्रेस पे और सरकारी तंत्र वहां खड़ा हुआ देख रहा है। तो इससे बड़ी सोच रहे क्या बात हो सकती है कि अलवर कहाँ जा रहा है। क्या मंत्री को ये खड्डे नजर नहीं आए? क्या सरकार को ये खड्डे नजर नहीं आए? क्या कलेक्टर साहब को ये खड्डे नजर नहीं आ रहे? अमित शाह आ रहा है, अमित शाह के लिए तो आप खड्डे भर रहे हैं, आम जनता के लिए खड्डे नहीं भर सकते? भाई आम जनता भी है, आम जनता ने आपको वोट दिया है, वोट दिया है, आपको मंत्री पद तक सुशोभित किया है, तो क्यों नहीं आम जनता के खड्डे भरे जा रहे? आम जनता तो मरे, लेकिन इनका वो चलता रहे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इनको नियुक्ति पत्र मिले। हम तो इनके साथ हैं, नियुक्ति पत्र मिले, अलवर शहर के खड्डे भरे जाएं। मैं तो इनके साथ चलने के लिए तैयार हूं कि जहां भी खड्डे हो रहे हैं वहां भी अगर मंत्री जी धरना देते हैं तो हम लोग साथ हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खुद मंत्री संजय शर्मा को धरने पर बैठना पड़ा।
यह भाजपा शासन में प्रशासनिक तंत्र के पूरी तरह चरमरा जाने का सबूत है। वहीं असली फैसले नौकरशाही की मर्जी से होते हैं। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जो बात हम इतने समय से कह रहे थे कि आज राजस्थान की हालत जो है एकदम ऐसी स्थिति हो गई है कि आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है और पूरे राजस्थान के अंदर अफसरशाही हावी है। नेताओं की कोई सुन नहीं रहा है, मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा है। ये हकीकत आज अलवर में आप सबके सामने आ गई कि हमारे अलवर से आने वाले मंत्री खुद जो है सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि मैंने नगर निगम आयुक्त से बात की, मैंने कलेक्टर से बात की, मैंने डीएलबी के अंदर बात की, मैंने मंत्री जी से बात की, मैंने सीएमओ में बात की। यानी कि उन्होंने हर जगह जो है अपनी बात को पहुंचाया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। पिछले 1.5 वर्षों से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो हालात बने हैं वो सब लोगों के सामने हैं कि इस सरकार के एक मंत्री को खुद धरने पे बैठना पड़ा है। ये हालत है, ये हकीकत है राजस्थान की जो हम बार बार कह रहे हैं और इस सरकार को समझ में आता नहीं है। इस सरकार के खिलाफ खुद इसके एमएलए पहले बयान दे चुके हैं, खुद इनके मंत्री बयान दे चुके हैं और आज तो खुद मंत्री जो है खुद ही धरने पे बैठ गए और जिस आयुक्त के खिलाफ बैठे हैं उसको मुख्यमंत्री जी अपने खुद के गृह जिले के अंदर लेके गए। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है, किस प्रकार के हालात जो हैं राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। यहाँ सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। जब चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार के अंदर, सरकार के मंत्री, कैबिनेट के हिस्सा वो ही जो है आज धरने पे बैठे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं हकीकत क्या है इस सरकार की। मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। वो बताइए कि मंत्रियों की भी नहीं सुन रहे तो फिर जनता कहां जाएगी। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और अमित शाह जी भी आ रहे हैं, अलवर के अंदर अमित शाह जी भी आ रहे हैं, वो देख लें कि अलवर की हकीकत क्या है। अलवर से केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, वो भी देख लें कि अलवर के अंदर हकीकत क्या है, किस प्रकार की स्थिति अलवर के अंदर बन चुकी है कि खुद मंत्रियों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आने के बाद वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार द्वारा ही वाल्मीकि समाज और युवा समाज की आवाज पर नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि नेता प्रतिपक्ष के नाते टीकाराम जूली कोई न कोई टिप्पणी करते रहते हैं। अलवर में हल्दीना स्थित राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन निर्माण की पोल बारिश ने खोल दी है। हाल ही हुई तेज बारिश के बाद करोड़ों रुपए की लागत से बने विश्वविद्यालय भवन के बेसमेंट में पानी भर गया। इससे वहां रखी हजारों उत्तर पुस्तिकाएं पानी में डूबकर खराब हो रही हैं। लेकिन 4 दिन बाद भी बेसमेंट से पानी की पूरी निकासी नहीं हो पाई है। इसी पानी के बीच कट्टों में भरकर रखी गई स्टूडेंट्स की उत्तर पुस्तिकाएं खराब होने की कगार पर पहुंच गई हैं। पिछले 3 साल से लगातार बरसात के मौसम में इसी तरह बेसमेंट में पानी भरने की समस्या सामने आ रही है। निर्माण करने वाली एजेंसी को इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन यही हाल रहा तो आने वाले समय में छात्रों के रिकॉर्ड का नामो निशान मिट जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को अपने पुराने रिकॉर्ड या डिग्री सत्यापन के लिए कॉपियों की आवश्यकता पड़ी तो विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं होगा। इस विशाल भवन का निर्माण RSRDC द्वारा किया गया था। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी बेसमेंट में पानी रिसने या भरने की समस्या का समाधान नहीं होना सवाल खड़े कर रहा है। अलवर के स्कीम 8 की निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों के अनुसार किशोरी पढ़ाई के तनाव और माइग्रेन की बीमारी से परेशान थी। पुलिस ने शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार राजगढ़ के ढिगावड़ा गांव निवासी श्रीराम योगी मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर हैं। मंगलवार रात वे नाइट ड्यूटी के लिए मालाखेड़ा चले गए थे। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे उनकी पत्नी छोटे बेटे को स्कीम 8 स्थित आदिनाथ स्कूल छोड़ने के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान उनकी 16 वर्षीय बेटी निशिका योगी ने कमरे में फांसी लगा ली। निशिका 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वे अलवर के NEB स्थित गुरु कृपा संस्थान में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करने के साथ नीट की तैयारी कर रही थी। 10-15 दिन पहले इसको सिर में दर्द रह रहा था, सिर में दर्द था। फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गया तो मेरे एक तरफ दर्द रहता था, तो मैंने सोची कि शायद आधा शीशे का दर्द होगा। फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गया, मैंने बताया मैंने सर पता नहीं इसके एक साइड दर्द रहता है, आधा शीशे का दर्द है कि क्या है।
फिर वो डॉक्टर ने बोला यार आधा शीशे का नहीं, वो तो ये तो पढ़ाई का प्रेशर लेके पढ़ती है, इससे दर्द होता है। इसको वो दवाई दे दी, दवाई थी उसकी, दवाई चल रही थी। फिर ये परसों भी मतलब कल भी स्कूल नहीं गई, रात भी नहीं गई, बोले पापा मेरे सिर में दर्द है। मैंने बेटा कोई बात नहीं, बाद में। फिर मैं तो मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है, मैं तो रात को 9:30 बजे ड्यूटी पे चले गया मालाखेड़ा। नीचे जो छोटे वाले बच्चे को छोड़ने के लिए चली गई। सुबह आके जब वो छोड़ के घर आई देखा तो मेरे को फोन किया कि बोले बेटी ने तो फांसी लगा दी। कहाँ रहते हो आप अभी? अभी तो सर हम स्कीम नंबर 8 में रहते। वैसे कहाँ के रहने वाले? सर डेगावड़ा के। कहाँ पे आपकी ड्यूटी कहाँ पे? मालाखेड़ा है सर। अलवर की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मंगलवार को कथित तौर पर लेपर्ड आने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। रेंजर शंकर सिंह के अनुसार फुटेज में लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई नहीं दिया। इसमें नजर आया कि जानवर लेपर्ड के बजाय जंगली बिल्ली थी। रेंजर के अनुसार सरिस्का की नाइट पेट्रोलिंग टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि रात के समय वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बचें। साथ ही किसी भी जंगली जानवर के दिखाई देने पर उसके करीब जाने या उसका पीछा करने के बजाय तत्काल वन विभाग को सूचना दें। ये जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अभी हमने आके देखा, इन्होंने जो हमें फोटो भेजी थी तो हमने पुष्टि करी जंगल कैट की। उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज बताएं, उसमें लेपर्ड की साइज़ का आइडिया नहीं हो पा रहा, उसमें क्लियर नहीं है कि लेपर्ड है वो, जो साइज़ और फुटेज आ रहे हैं। और फिर भी हम एहतियात तौर पे सभी को अभी कहेंगे कि जैसे कि अभी कल नाइट में काला कुआं में लेपर्ड होने की सूचना थी, उसका कुछ फुटेज भी आए, तो हम उसको कंफर्म कर रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ कंफर्म होगा तभी हम आगे भी उसमें कार्रवाई कर पाएंगे, मूवमेंट वगैरह देख के। और अभी जो यहाँ पे मिला है तो ये अभी जंगल कैट के ही एविडेंस मिले हमारे को। फिर भी एहतियात तौर भी यही रहेगा कि अभी ध्यान रखें। सुबह तक अभी नाइट गश्त में हम एक बार और नाइट में पेट्रोलिंग में हमारी जो गाड़ी है और एक बार राउंड लगवा के चेक करवाएंगे इस एरिया को भी, और कालाकुआ एरिया भी हम बराबर चेक करेंगे। गौरतलब है कि सरिस्का बफर जोन में बाला किला और आसपास के क्षेत्र आते हैं। जयपुर रोड की ये कॉलोनियां भी बफर जोन से ज्यादा दूर नहीं है। इस कॉलोनी के पास स्थित चेतन एनक्लेव में दीवार पर घूमते बाघ को कैमरे में कैद किया जा चुका है। अलवर शहर के इन रिहायशी इलाकों में पिछले कुछ समय से जंगली जानवरों की गतिविधियां की सूचनाएं सामने आती रही हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम की निगरानी जारी है। अलवर के बंदीपुरा के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से महिला के दोनों पैर कट गए। उसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। महिला रुखसार रेलवे ट्रैक पार कर खेत पर गई थी। वापस लौटते समय वह रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। इसके बाद ट्रेन मौके पर रुकी और स्टेशन मास्टर को सूचना दी गई। पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत के चलते जयपुर रेफर कर दिया गया है। वो खेत पे से आ रहे थे, पैर वर फिसल गया कैसे। अच्छा, कौन सी जगह की घटना है ये? कलसड़ा। अच्छा, कौन सी गाड़ी से वो हुआ है इनका? गाड़ी का मालूम नहीं वैसे कौन सी गाड़ी। क्या सूचना दी आपको पुलिस ने? पुलिस ने अभी हमारे पुलिस से कोई ऐसी बात, मेरी तो बात नहीं हुई तक। तो यहाँ किसने पहुँचाया उनको? वहाँ ट्रेन में लेके आए, वहाँ से ट्रेन से महुआ तक लेके आए, महुआ से एम्बुलेंस में लेके आए। मेरी कोई अभी बात नहीं हुई पुलिस। अब क्या स्थिति है उनकी? स्थिति तो खराब है, जो दोनों पैर कट गए। तो जब कहीं रेफर कर रहे हैं क्या? हाँ, जयपुर रेफर कर दे। अलवर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की विसंगतियों के विरोध में सवर्ण समाज की ओर से राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 5 अगस्त से 15,000 किलोमीटर लंबी जन जागरण वाहन यात्रा शुरू की गई है। यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के कई जिलों से होकर गुजरेगी। इसका समापन 23 अगस्त को नई दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में यूजीसी रोल बैक सवर्ण आक्रोश महापंचायत में होगा। आयोजकों के अनुसार यात्रा के दौरान विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और सामान्य वर्ग के नागरिकों से संवाद किया जा रहा है। क्षत्रिय करणी सेना एवं अखंड करणी पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि 15,000 किलोमीटर की यह यात्रा केवल दूरी तय करने का अभियान नहीं, बल्कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जन संवाद और जन जागरण का प्रयास है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की गंभीर विसंगतियों के चलते लगातार 13 जनवरी से आज तक हम लोग यूजीसी रोलबैक के लिए कार्यशील है। हम लोगों ने अब अंतिम
जो पड़ाव है उसकी तैयारी कर ली है। 23 अगस्त को हम लोग 1:15 बजे शाह ऑडिटोरियम में लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं और इस यूजीसी को रोल बैक करवाना ये हमारा दायित्व है। उसके निर्वहन के लिए हम पहुंच रहे हैं। हमें ये पता है कि यूजीसी जो है दिल्ली से लागू हुआ है, दिल्ली में ही वो लोग बैठे जिन्होंने लागू किया है और चाहे मंत्रालय हो चाहे मंत्री हो सभी दिल्ली है, तो दबाव हम दिल्ली बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने 15,000 किलोमीटर की यात्रा के माध्यम से दिल्ली पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ लाखों की संख्या में ये जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों से आक्रोशित जो सामान्य वर्ग का नागरिक है वो पहुंच रहा है और विसंगति गंभीर है साहब, इतनी गंभीर है कि मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस देश में संविधान ने हमें जो समानता और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया है, इस गजट से वो अधिकार छीना गया है। अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत समानता और स्वाभिमान से जीने का अधिकार हमें मिला है, वो इन्होंने छीना है। साथ ही हमारे बच्चे, उन पर आरोप लगाया जाएगा तो उन पर शीघ्र कार्रवाई हो जाएगी, निर्दोष छूट भी जाते हैं तो भी फरियादी पे कार्रवाई नहीं होगी। और हमारे जो बच्चे उनके साथ यदि प्रताड़ना होती है तो उनकी सुनवाई के लिए यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। और इस गजट में तो साहब सामान्य वर्ग का कोई उल्लेख ही नहीं किया है। जांच की समिति इन्होंने बनाई है, जांच समिति में सामान्य वर्ग को कोई स्थान नहीं दिया, जबकि आरोप सामान्य वर्ग पे लग रहे हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। और तो और लिखित में इन्होंने कॉलेज के जो संचालक है उन्हें धमकी दी है कि यदि आप लोगों ने ये जो निर्णय है समिति का नहीं माना तो ग्रांट कैंसिल कर देंगे। कुल मिला के इन्होंने सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया है। तो सुन ले कान खोलकर भाजपा की केंद्र सरकार, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ तो आप लोगों के राजनीतिक जो भविष्य है उसको अर्थ सुरक्षित कर देंगे। हम आपको शीर्ष की सत्ता में लाए हैं और आपको उखाना भी हम जानते हैं। और ये तो एक हुआ, ऐसे जितने भी काले कानून आपने हम पे थोपे वो आपको बहुत जल्द वापस लेने पड़ेंगे और भविष्य में ऐसे काले कानून हम पर ना थोपे जाए, इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कितने लोग लाखों की संख्या में पूरे भारत वर्ष से सामान्य वर्ग के नागरिक, अभिभावक, छात्र छात्राएं, जेन जी उस दिन वहां पर पहुंच रहे हैं। और मैं आपसे फिर कहता हूं, हम डटे रहेंगे जब तक ये रोल बैक नहीं होगा, हम मैदान नहीं छोड़ने वाले। और मैंने कहा है मेरे समस्त लोगों से कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसको रोल बैक करवाना ही है। उधर अलवर पहुंचने पर डॉक्टर राज शेखावत का होटल स्वरूप विलास में स्वागत किया गया। इस दौरान दशरथ सिंह शेखावत, सूरजभान सिंह गौड़, कमल सिंह राठौड़, जसवंत सिंह, कृष्ण सिंह शेखावत और भंवर सिंह नरूका आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता गौरव समिति ने अलवर कलेक्टर को 15 अगस्त की शाम 6:30 बजे शहीद स्मारक पर होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। समिति के वरिष्ठ सदस्य सुभाष अग्रवाल ने बताया कि इस दिन शहीद स्मारक पर 11,000 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं समिति की तरफ से जिला पुलिस अधीक्षक सहित सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया गया है। अलवर में राजेश कुमार कसाना सीओ सिटी होंगे, जबकि अब तक इस पद पर रहे अंगद शर्मा को ट्रैफिक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से आरपीएस प्रशिक्षु और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं। अलवर दक्षिण में मनीष शर्मा को नया सीओ लगाया गया है। मनीष शर्मा इससे पहले उप पुलिस अधीक्षक प्रोबेशन के पद पर थे। वहीं रामगढ़ के सीओ पिंटू कुमार का तबादला उप पुलिस अधीक्षक एसीबी जयपुर के पद पर किया गया है। उनके स्थान पर परमेश्वर लाल यादव को रामगढ़ का सीओ लगाया गया है। इसी तरह अलवर सिटी सीओ अंगद शर्मा को डीएसपी ट्रैफिक बनाकर राजेश कुमार कसाना को अलवर सिटी का नया सीओ लगाया गया है। कसाना इससे पहले सीओ ब्यावर थे। वहीं अलवर में यातायात के डीएसपी जितेंद्र सिंह का तबादला सहायक पुलिस आयुक्त आदर्श नगर जयपुर के पद पर किया गया है। मोदी सरकार द्वारा संसद में FCRA बिल को पेश करने का स्थानीय भाजपा नेताओं ने समर्थन किया है। जिला उपाध्यक्ष रहे देशराज वर्मा के अनुसार भारत में विदेश से बड़े स्तर पर धन विभिन्न संगठनों के लिए पहुंच रहा है। इसका कई बार दुरुपयोग किया जाता है। इसी वजह से सरकार द्वारा यह बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत सबसे पहले पैसे की जांच होगी और यह भी देखा जाएगा कि धन मंगवाने वाला संगठन किस प्रकार के कार्य कर रहा है। भाजपा नेता वर्मा के अनुसार धर्म और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सहन नहीं किया जाएगा। FCRA जो बिल है, ये बिल हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन और रेगुलेटिव एक्ट होता है और ये एक्ट 1976 में जब कांग्रेस का शासन था उस समय लाया गया था। और इस एक्ट के माध्यम से जो विदेशी फंड आता है इंडिया में, उस फंड को किस तरह से काम लेते हैं
एनजीओज किस तरह से उसको यूज लेती हैं, उसके बारे में एफसीआरए में पूरा दर्शाया गया था। लेकिन एक बात सामने आई कि इस पे कोई पाबंदी नहीं थी। पहले ये रेगुलाइज नहीं करा पाते थे, रिन्यू नहीं करा पाते थे। अब भारत सरकार ने सोचा है कि जब विदेशी फंड इंडिया में आए, जैसे एनजीओज में फंड आता है, उस फंड को काम लें एनजीओ, लेकिन उस फंड को किस तरह से काम लेंगे उस पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए और वो मॉनिटरिंग कमेटी देखेगी कि भारत में जो विदेश से फंड आया वो कैसे कैसे काम लेंगे। आपने पूर्व में देखा होगा कि जो विदेशी फंड आता है, कभी धर्म परिवर्तन के लिए लोग ईसाई धर्म के लोगों में आ रहा है, और कुछ ऐसी एनजीओ हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बाहर से फंड आ रहा है, एक्चुअली काम होता नहीं, दूसरा काम करते हैं। फिर इनको रिन्यूअल कराने का मौका होता था, ये रिन्यूअल नहीं कराते थे एनजीओज को। क्या है, कुछ रोक टोक थी नहीं। लेकिन भारत सरकार और मोदी जी का विजन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबकी भावना की कदर हो, देश में जो फंड आ रहा है उसको अच्छी तरह लगे, इसलिए एफसीआरए को बिल जो कल पेश किया संसद में पेश किया गया है। अब लोगों की धारणा है कि यार विपक्ष कह रहा है कि सर ये गलत है। विपक्ष को तो गलत लगेगा ही कि जो पहले से जो फंड आ रहा था उसको ये गलत तरीके से यूज करके और उसका पूर्ण विवरण नहीं दे पा रहे थे। अब इन पर रोक लगेगी और पूरे विश्व में तहलका मच जाएगा। एफसीआरए बिल जब संसद में पेश हो जाएगा, ये लागू हो गया, तो ये तय मानिए कि भारत के अंदर वही फंड आएगा जो एक्चुअली फंड है, उसका क्या रीजन है, कहाँ काम होगा। तो ये सारा फंड है, ये सरकार अपनी निगरानी में आए, निगरानी में खर्च हो, पूरी मॉनिटरिंग के लिए सारा खेल है जी। इससे आपको लग रहा है कि बहुत एक पारदर्शिता आएगी, बहुत फायदा मिलेगा? देखिए सर, पहले जो फंड आता था ना उसकी पारदर्शिता नहीं थी। अब चर्च में आ गया, चर्च वाले अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और कई मुस्लिम संस्था बड़ी बड़ी है उनमें आ गया, कई हिंदू संस्थाएं बड़ी बड़ी वो आ गया, कई ऐसे चर्च एनजीओज बनी हुई हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट का काम लेती है, विकलांग डेवलपमेंट का काम लेती है, ग्रामीण उद्यान का काम लेती है। विदेशी फंड आ रहा है, उसको गलत तरीके से कहीं यूज होता है, सही नहीं हो पा रहा, इसकी निगरानी होगी। एक अच्छा बिल है, इस बिल में विपक्ष को साथ देना चाहिए, क्योंकि जब बाहर पैसा आता है, कई बार देखा होगा ये जो बाहर का फंड है ना, कभी इंडिया में नहीं दूसरे देशों में गलत तरीके से काम लिया जाता है। आतंकवाद को डेवलप करने में काम ले देते हैं, देश में विद्रोह करने की भावना में काम लेते हैं। तो ऐसे फंड पे एफसीआरए के माध्यम से रोक लगेगी और एक अच्छी कमेटी बनेगी। लेकिन अभी मैं देख रहा था आज टीवी पे कि ये सोच रहे थे कि जेपीसी में इस फंड को भेजा जाए, जेपीसी में इस बिल को भेजा जाए, लेकिन संभावना है अगर जेपीसी में जाता है तो जेपीसी भी एक भारतीय पार्लियामेंट की कमेटी बनती है, जिसमें 2/3 तो लोकसभा के जो चुनावी प्रतिनिधि होते हैं और उनके आधे राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं। उनके पास भी बिल जाता है तो वो बिल इसकी छानबीन करेगा और दोनों कमेटी बैठ के सबसे राय शुमारा करके दोबारा से भी बिल पेश करके और इस बिल को क्रियान्वित भी की जा सकती है, ये संभावना है। आप क्या इस बिल का स्वागत करते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते हुए बिल पेश किया है। भाई मोदी जी का विजन है कि जो पैसा बाहर से आ रहा है वो सही तरीके से लगे और अच्छे हाथों में पैसा जाए और देश के विकास की बात करें, देश में अच्छा कार्य हो, इस भावना से जैसे आप बिल आना चाहिए एफसीआरए, और ये बिल आता है जिसको भारतीय जनता पार्टी तो बिल पेश किया और कार्यकर्ता भी इसका स्वागत। उधर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसी के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के साथ बैठक की। इसमें अधिकांश दलित समाज से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। साथ ही अलवर के संपूर्ण विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा अधिक से अधिक संख्या में रैली में शामिल होने पर जोर दिया गया। वर्मा ने बताया कि विजयनगर मैदान की रैली में SC/ST के लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। और ये हमारा गौरव है कि हमारे बीच अच्छे सांसद हैं और विकास की छड़ी लगा रही है पूरे अलवर जिले के अंदर। अलवर जिले पूरा भैरोड से लेकर मंडावर, किशनगढ़, कोटपली, बांसुर, सब जगह जो विकास का काम हुआ भूपेंद्र जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, ये सब जानते हैं। कल मैं भी था उस मीटिंग में। माननीय सांसद महोदय और केंद्रीय मंत्री ने हर समाज के लोगों को बुलाया और कहा कि भाई मेरी कोई कमी हो तो मुझे बताओ, लेकिन मैंने विकास में कहीं कमी रखी हो तो आप बताइए। सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि सर जो विकास आपके कार्यकाल में हुआ है ऐसा विकास पहले कभी ना हुआ ना होगा, और आने वाले समय के लिए उन्होंने अपनी योजना बता दी। आपको और हमें गर्व होना चाहिए कि सरस डेयरी के अंदर जो कार्य हो रहा है ये राजस्थान की सबसे टॉप काम होगा कि 320 करोड़ का प्रोजेक्ट और सरस डेयरी में लगाया जाएगा और उस प्रोजेक्ट में अनेक उत्पादन होंगे, चॉकलेट से लेके मिल्क केक से लेके आइसक्रीम से लेके, यानी रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को अपने दूध की खपत की और संभावना होगी, डेयरियों का अधिक विकास होगा।
ये बहुत अच्छी बात है कि 1000 करोड़ की जो पूरे अलवर जिले की योजना है तो उसका क्रियान्वित हमारे माननीय देश के गृह मंत्री और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे सबके लाडले संजय शर्मा जी के नेतृत्व में एक अच्छा कार्य होगा। इस कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब खुश हैं। अनुसूचित जाति के लोग, कल जब मीटिंग हुई उनमें करीब 300 लोग, छोटी सी मीटिंग बुलाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आस्था रखने वाले जो कहते हैं ना एससी बीजेपी से नहीं जुड़ी हुई है, कल मुझे आश्चर्य हुआ कि छोटी सी मीटिंग में 300 लोग जो समाज के गणमान्य थे, जो समाज के अध्यक्ष थे, वाल्मीकि समाज का अध्यक्ष था, खटी समाज का अध्यक्ष था, मेघवाल समाज के दोनों समाजों का अध्यक्ष थे, जाटा समाज के तीनों समाजों का अध्यक्ष थे और कोली समाज के अध्यक्ष थे, रेगर समाज के अध्यक्ष थे, यानी कि जो एससी समाज के प्रमुख लोग थे वो सब वहां विराजमान थे और सबने तारीफ की, सबने जो किए गए काम का उन्होंने उल्लेख किया कि माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ने हमारे 50 लाख यहाँ दिए, 20 लाख यहाँ दिए, हमारे लाइब्रेरी बनाई, हमारे समाज के लिए ये किया, तो सब लोग खुश थे। और आज बताना चाहता हूं, जब भीम के अनुयायी जाग जाते हैं तो रैली क्या रैला बनेगा और अनुसूचित जाति के लोग इस रैली में आज 50% से ज्यादा आएंगे, ये कल तय हो गया और हम संख्या में अधिक से अधिक लेके आएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। सैनी के अनुसार राजस्थान में सरपंच चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य सहित पार्षद के चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा होंगे। लेकिन इस तरह का भेदभाव गलत है। पीसीसी महासचिव ने इन सभी चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल पर बल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को जिन स्थानों पर अपने सिंबल पर हारने का डर लग रहा है वहां ईवीएम मशीन का सहारा लिया जा रहा है। कि साफ स्पष्ट है, पब्लिक भी जानती है ये दोगलापन जो कर रहे हैं। जो आज राज्य सरकार ने जो चुनाव, तो पहली बात तो चुनाव नहीं करा रहे थे, उनको डर था कि हम हारेंगे, लेकिन अब हाई कोर्ट का आदेश अनुसार हमारे कांग्रेस के जो सीनियर नेता उनके दबाव के कारण ऐसे नहीं इनको निर्णय लेना पड़ा और चुनाव को डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने चुनाव करा रहे हैं। तो अब उसमें भी ये कर रहे हैं कि सरपंच पंचों के तो चुनाव कर रहे हैं बैलेट पेपर पर और उससे ऊपर के नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, महापौर के, इनके सबके चुनाव ईवीएम मशीन से करा रहे हैं। ऐसे क्यों दोगलापन करें? क्या हम तो पूरे देश आज चाहता है, कांग्रेस पार्टी चाहता है, विपक्ष चाहता है कि सारे चुनाव आप बैलेट पेपर से कराएं। बैलेट पेपर से करा नहीं रहे कि वो साफ पब्लिक को पता है कि गिनाने के लिए तुम्हें सरपंचों तक हम कोई पार्टी कोई भी टिकट नहीं देती, खुले में लड़ते हैं, निर्दलीय के उससे लड़ते हैं, तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी जीते तुम अपना आदमी बता दोगे। टिकट नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में सब में टिकट दिए जाते हैं, तो मत तुमको दिखाने का है कि वहाँ ईवीएम मशीन में तुमको चोरी से आना है, ईवीएम मशीन में वहाँ हेरा फेरी करनी है, तो वहाँ तुमको बताना है। तो इसलिए पब्लिक को सब पता है कि मन करता है। अगर इतना है राज्य सरकार तो सारे पेपर बैलेट पेपर से कराए ना। पूरे देश चाहता है, पब्लिक चाहती है कि बैलेट पेपर से कराओ, विपक्ष चाहता है बैलेट पेपर। तो मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि सारे चुनाव सरपंचों की तरह बैलेट पेपर हो रहे हैं, उसी तरह नगर निगम के और बाकी के सभी चुनाव बैलेट पेपर में ही कराए। और वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने E20 पेट्रोल के बाद सीएनजी और पीएनजी गैस में बायोगैस मिलने की मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल में मिलावट के बाद गैस में भी मिलावट का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार दावों के बावजूद लोगों को शुद्ध डीजल, पेट्रोल और गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा। मिलावटी पेट्रोल से वाहनों की एवरेज काफी कम हो गई है, साथ ही पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि केंद्र में हो चाहे बीजेपी सरकार बैठी, राजस्थान में बैठी, ये पता नहीं क्यों हिंदुस्तान में रहने वाले आम जनता के क्यों दुश्मन बने हुए हैं, क्यों मिलावटी चीज़ में ज़्यादा विश्वास करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी है जो आज बीजेपी के राज में कोई मिलावट नहीं मिल रही, चाहे खाने की हो, चाहे हमारे मेडिकल की हो, चाहे कहीं भी कोई भी चीज़ हो, आज बिना मिलावट के कोई चीज़ नहीं मिल रही। चाहे कोई भी चीज़ उठा के देख ले। अभी इन्होंने पूर्व में केंद्र मंत्रियों ने निर्णय ले लिया कि पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके दे दी जाएगी, 20% मिला करके उसको बेचा जाएगा। 20% की तो कह रहे हैं, पता नहीं 40 मिला रहे हैं, 50% मिला रहे हैं, एथेनॉल कितने मिला रहे हैं ये भगवान ही जाने। उससे हमारे जो पूर्व में हमने हमारे जो इस काम के जानकार है मिस्त्री लोग, उनसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि साहब जो सर्विस गाड़ी 5 साल दे सकती थी वो अब ये पेट्रोल डाल करके साल भर से ज़्यादा सर्विस नहीं देगी, साल भर में इंजन मांग लेगी। गाड़ियों को बर्बाद करने पर तो रहे हैं। अब रहे से ही गैस के गाड़ियों के इन्होंने कहा था गैस की गाड़ी लेकर आओ। दिल्ली जैसे सिटी में वहाँ अलाउ नहीं है कोई दूसरी गाड़ी, तो पब्लिक गैस की गाड़ी लेने लगी। अब इन्होंने भारत सरकार ने कैबिनेट में भी ये प्रस्ताव ले लिया और वहाँ भी पास कर लिया कि सीएनजी गैस जो गाड़ियों में डाली जाए उसमें भी बायोगैस मिलाई जाएगी।
पता नहीं क्या क्या मिलावट दे दे करके फिर वो मिला कर देंगे, फिर वही मिस्त्रियों की वो आ रही है कि फिर सब इससे भी हमारे गाड़ियों को नुकसान है। तो क्यों मिलावटी चीज़ पे विश्वास करें, क्यों सही चीज़ भारत की पब्लिक को नहीं दे? क्यों? इनकी पूरी तरह जिम्मेदारी है कि पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक ने विश्वास किया, केंद्र में बीजेपी सरकार चुनी, नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया था, इन्होंने कहा था मुझे 60 दिन दो, 50 दिन दो, 2 साल दो, तो जैसे जैसे इन्होंने कहा पब्लिक इन पर विश्वास करते चले गई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार इनको सत्ता सौंप दी। लेकिन ये पब्लिक के साथ क्यों विश्वासघात कर रहे हैं? पता नहीं क्या चाहती है पब्लिक से बीजेपी सरकार। मिलावटी चीज़ खिला करके आदमियों को बीमार कर रही है, नए उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। अब ऐसी बीमारी गाड़ियों में पैदा कर देंगे, कैंसर में, हार्ट अटैक बीमारियों को करने लग जाएंगे। जब 5-7 साल की थी गाड़ियों की इंजनों की सर्विस, अब सालों में मांगने लग जाएगी। कब तक करेंगे बेचारे गरीबों को, और क्यों मारेंगे? कहीं कोई काम चल नहीं रहा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं चल रही सरकार तो सौंपे ना, चुनाव डिक्लेयर करे, पब्लिक अपना आप कर लेगी। मेरा निवेदन है मिलावटी चीज़ देने से बंद करें और सही चीज़, भारत सरकार ने इनको चुना है तो पब्लिक ने भारत में, तो इनको सरकारी जिम्मेदारी है सही चीज़ पब्लिक को। अलवर के अंबेडकर नगर स्थित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 13 अगस्त को 62वां मासिक अरदास कीर्तन आयोजित होगा। यह आयोजन श्री श्याम दीवानी मित्र मंडल समिति बड़ौदा मेव द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम रात्रि 8 बजे आरंभ होगा। इस मौके पर विकास अग्रवाल और अरविंद सहित अनेक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। हर घर श्याम घर घर श्याम की मुहिम के तहत बाबा श्याम का 62वां मासिक अरदास संकीर्तन श्याम दीवानी मित्र मंडल समिति के तत्वाधान में आयोजित होगा अम्बेडकर नगर अलवर में, जिसके आयोजक हैं अरविंद म्यूजिकल एंड डांस ग्रुप अलवर। तो आप सभी श्याम प्रेमी जरूर पधारें। श्याम दीवानी मित्र मंडल बड़ौदा में अंकित। अलवर के साउथ वेस्ट ब्लॉक एक्सटेंशन स्थित प्लॉट संख्या 11 में जीवन स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। यह कैंप 14 अगस्त को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक लगेगा। इंटरनल मेडिसिन, डायबिटीज और मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान सहित वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा ठाकुर मरीजों को परामर्श देंगे। इस दौरान कई निःशुल्क जांचें की जाएंगी। इनमें न्यूरोपैथी स्क्रीनिंग, हड्डियों की मजबूती जांचने के लिए बोन मिनरल डेंसिटी और ब्लड शुगर टेस्ट आदि शामिल हैं। डॉक्टर अनुराग सिंह के अनुसार इससे समय रहते लोगों की पहचान के साथ ही समय पर उनके उपचार में मदद मिलेगी। एनपीसी वर्ल्ड वाइड इंडिया द्वारा नीरज कपूर को राजस्थान का जनरल सेक्रेटरी और अंकित कौशिक को मैनेजर नियुक्त किया गया है। दोनों की नियुक्ति को लेकर अलवर के जिम संचालकों एवं बॉडी बिल्डिंग खेल से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है। उधर एनपीसी राजस्थान चैंपियनशिप का आयोजन आगामी 15 नवंबर को अलवर में किया जाएगा। वहीं अलवर आगमन पर नीरज कपूर एवं अंकित कौशिक का विभिन्न जिम संचालकों एवं बॉडी बिल्डिंग खेल से जुड़े खिलाड़ियों द्वारा स्वागत किया गया। दोनों पदाधिकारियों ने बताया कि अलवर में स्टेट चैंपियनशिप के आयोजन से बॉडी बिल्डिंग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए बेहतर एवं प्रतिष्ठित मंच मिलेगा। साथ ही वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए प्रोत्साहित होंगे। उधर एनपीसी वर्ल्ड वाइड इंडिया द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में नीरज कपूर एवं अंकित कौशिक को एनपीसी राजस्थान चैंपियनशिप के आयोजक के रूप में घोषित करते हुए उनके योगदान एवं समर्पण की भी सराहना की गई है। भारत स्काउट गाइड की ओर से अलवर के नजर बगीची में मंगलवार को बीएसटीसी कर रही महिला छात्राध्यापिकाओं के लिए ग्रुप शिविर आरंभ हुआ। इसमें गोविंदगढ़, बानसूर, चिकानी, थाना राजाजी और खेडली बीएसटीसी कॉलेज की 100 प्रतिभागी भाग ले रही हैं। सीओ गाइड विजय लक्ष्मी रोहिला ने बताया कि शिविर के दौरान इन्हें स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा, पायनियरिंग और फर्स्ट एड सहित अन्य विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि जिला स्तर पे हो रहा है। इसमें कि गोविंदगढ़, बानसूर और चिकानी लॉर्ड्स और थाना राजाजी कॉलेज और खेडली कॉलेज से यहाँ पर बच्चियां आई हैं जो कि छात्र अध्यापिकाएं हैं। यह शिविर जो कि 7 दिवस तक चलेगा, इसमें जो बच्चे हैं वो 100 छात्र अध्यापिकाएं भाग ले रही हैं। इस दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियां जैसे कि इनसे सुबह सुबह उठकर योग व्यायाम करवाया जाता है, उसके बाद फ्लैग सेरेमनी, फिर इनका जो पाठ्यक्रम निर्धारित है एज अ यूनिट लीडर वो इनको पूरा करवाया जाएगा। इनको भारी भ्रमण के माध्यम से हाइकिंग करवाई जाएगी और जीवन में उपयोगी जो कार्य हैं वे उन्हें सिखाए जाएंगे। बच्चों को बिना बर्तन के खाना बनाने की प्रतियोगिता भी कराई जाती है, जिसमें कि ये बच्चे अपने आप में आत्म स्वावलंबी बन सके और आत्मनिर्भर बन सके। सावन मास की हरियाली तीज के उपलक्ष्य में मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में 15 अगस्त को 108 सुंदरकांड पाठ के आयोजन होंगे।
महंत आचार्य राजेंद्र शर्मा ने बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की हरियाली तीज पर शनिवार के साथ ही स्वतंत्रता दिवस भी है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य श्रद्धा, सेवा और सामूहिक साधना के जरिए आध्यात्मिक वातावरण बनाना है। श्रावण की शुक्ल पक्ष की तीज, हरियाली तीज 15 अगस्त और शनिवार का एक दुर्लभ संयोग के कारण से श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के प्रांगण में 108 सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस सुंदरकांड के धर्म आयोजन में पधार कर हनुमान जी की कृपा, नारायण की कृपा प्राप्त करें। ये संयोग श्रावण के महीने में हरि कथा, राम कथा सुनने से भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी शिव जी के परम भक्त हैं, 11वें रुद्र है। इसी संयोग को मान्यता के अनुसार करके 108 सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया है। और जब आपने देखा होगा ये माला जो है जिसमें भगवान के जो सभी जप करते हैं, चाहे हनुमान जी के जप करें, चाहे गायत्री का जप करें, चाहे राम जी का जप करें, चाहे शिव जी का, उसमें 108 की मणियां हैं। इसलिए भगवान शंकर की और भगवान हनुमान जी की कृपा पाने के लिए श्रावण में शुक्ल पक्ष तीज 15 अगस्त को ये सुंदर आयोजन रखा गया है। आप सभी से अनुरोध है एक सुंदर आयोजन में पधार कर भगवान हनुमान जी का और नारायण का और भगवान शिव का पुण्य प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें। सभी से अनुरोध है इस आयोजन में पधार कर बहुत बहुत सौभाग्यशाली बने। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अलवर के मन्निकागढ़ स्थित एकलिंग महादेव मंदिर में सावन महोत्सव के तहत मंगलवार रात को भगवान शिव और माता पार्वती का वरमाला महोत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस अवसर पर भगवान एकलिंग महादेव और माता पार्वती का दूल्हा दुल्हन के रूप में विशेष श्रृंगार कर आकर्षक झांकी सजाई गई। साथ ही कलाकारों ने शिव भक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं इससे पूर्व शाम को कालाकुआ साउथ वेस्ट ब्लॉक से माता की चुनरी बैंड बाजे के साथ एकलिंग महादेव मंदिर लाई गई। रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भक्तों ने शिव पार्वती के दर्शन कर परिवार में सुख, समृद्धि और खुशी की कामना की। और वहीं अलवर में अनाज मंडी के पीछे एनएवी स्थित शिव मंदिर में शिव महापुराण कथा आयोजित हो रही है। स्वामी कमलदास बापू ने बुधवार को तीसरे दिन भगवान शिव के समस्त व्रतों की कथा सुनाई। इस मौके पर महेश रावत, मधु, प्रकाश जायमन, विद्या और मंदिर पुजारी पंडित सतीश शर्मा आदि मौजूद रहे। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पहुंची। अलवर के मोतीडूंगरी स्थित संकट मोचन वीर हनुमान मंदिर में श्री नर्वदेश्वर महादेव स्थापना वार्षिक महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। महोत्सव के तहत नर्वदेश्वर महादेव का अलौकिक श्रृंगार किया गया। सावन मास के द्वितीय सोमवार को भगवान शिव का सहस्त्र जलाभिषेक संपन्न हुआ था, जबकि मंगलवार को सुंदरकांड पाठ एवं रात्रि में भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। वहीं बुधवार को सुबह पूजा अर्चना के बाद सुबह 11 बजे से विशाल भंडारा आयोजित किया गया। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। हमारे यहाँ उपलब्ध है सभी प्रकार की पोशाकें, स्टोन पोशाक, गुजराती पोशाक, स्टोन की माला और बांसुरी हमारे यहाँ कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आप सेवा का मौका अवश्य दें। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। संपर्क के लिए भोला तस्वीर वाला मोबाइल नंबर है 9251507196। कुणाल मोबाइल नंबर है 8955909829। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार से न्यायालय परिसर में वकीलों द्वारा क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। भवानी तोप के पास बनाए गए नए न्यायालय भवन में वकीलों के लिए चैम्बर और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। वकीलों ने साफ किया कि जब तक नए कोर्ट परिसर में बैठने के लिए चैम्बर की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक वे नए भवन में जाकर कार्य नहीं करेंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि लंबे समय से यह मांग लंबित है, लेकिन इसके बावजूद नए कोर्ट भवन में अधिवक्ताओं के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। इसके साथ ही आमजन और वकीलों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर भी नाराजगी है। अलवर बार एसोसिएशन ने स्पष्ट कहा है कि नए न्यायालय भवन में अधिवक्ताओं के चैम्बर की व्यवस्था होने तक वकील वहां कार्य नहीं करेंगे। आज हमारा क्रमिक अनशन स्टार्ट हुआ है और आज जैसा वकीलों के जो सपोर्ट मिला है इसके अंदर, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार को देखना चाहिए कि सारे वकील एक हित में और अपने बिना किसी स्वार्थ के यहाँ बैठे हुए हैं, जो पब्लिक एमिनिटीज जो चाहिए उसके लिए बैठे हुए हैं। और जब तक चैम्बर के लिए हमारी जमीन अलॉटमेंट नहीं होगी तब तक हम इस धरने को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमें आगे की रणनीति भी तय करेंगे। थोड़ी देर बाद हमारी मीटिंग बैठेगी, उसके अंदर अगर जरूरत पड़ी तो इसको कल से ही और शीघ्र बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। और प्रशासन को चेतावनी के रूप में बता रहे हैं कि अगर हमारा अलॉटमेंट जल्दी नहीं किया चैम्बर्स के लिए तो गंभीर परिणाम प्रशासन को भुगतने पड़ेंगे। विद्रोह होगा और विद्रोह भी बहुत उच्च स्तर का होगा। मालाखेड़ा के जमालपुर स्टैंड पर मंगलवार को पेट्रोल भरवाकर पैसे दिए बिना भाग रहे कार चालक ने विद्युत पोल में टक्कर मार दी। हादसे में पोल टूट गया और मौके पर खड़ी स्कूटी और पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार खोहरा मलावली का चालक पंप से 3150 रुपए का पेट्रोल भरवाकर तेज रफ्तार से श्यामगंगा की ओर स्टेट हाईवे 44 पर भाग निकला। जमालपुर स्टैंड पर नियंत्रण खोने से कार सीधे विद्युत पोल से टकरा गई। हादसे से कुछ देर पहले ही यहां कावड़ शिविर का समापन हुआ था और प्रसाद वितरण के बाद भक्त जा चुके थे। मौके पर मौजूद प्रकाश सैनी, राहुल, विजेंद्र, अजय और अशोक सहित अन्य लोग बाल बाल बच गए। वहीं एयरबैग खुल जाने से कार चालक राजवीर मीणा भी सुरक्षित बच गया। ग्रामीणों ने प्रयास कर उसे क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला। वहीं थाना अधिकारी किरण सिंह ने बताया कि सूचना पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची, साथ ही यातायात सुचारू करवाया। उधर पेट्रोल पंप संचालक किरोड़ी गुप्ता ने बताया कि हादसे के बाद इस चालक के परिजनों ने आकर 3150 रुपए का भुगतान किया। मालाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र की आबादी में कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। सड़कों पर गहरे गड्ढे बन जाने से राहगीरों को हिचकोले खाने पड़ रहे हैं। नगरपालिका प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। खटीक मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, मुख्य बस स्टैंड और फकीर मोहल्ला में सड़कें टूटकर गड्ढों में बदल गई हैं।
बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, साथ ही कई चालक गिरकर घायल हो चुके हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नगरपालिका में प्रशासक नियुक्त होने के बाद मालाखेड़ा की दशा और दिशा लगातार बिगड़ रही है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी, पूर्व पार्षद अनिल कुमार दुबे, भैया पटेल, पूर्व जिला पार्षद पुष्पा सैनी सहित लालाराम सैनी, मूलचंद जाट एवं राजेंद्र कुमार ने इस पर रोष जताया। उन्होंने जल्द ही सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग की है। हरियाली अमावस्या के अवसर पर श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा पर्यावरण महायज्ञ के तहत पौधे लगाए गए। समिति सचिव सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में पौधरोपण के साथ ही विद्यार्थियों को अमरूद के 101 पौधों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजकुमार यादव रहे और अध्यक्षता प्रधानाचार्य देवी सहाय जांगिड़ ने की। विशिष्ट अतिथि संगठन मंत्री पिंकी मीना, पुलिस सुरक्षा सखी कृपा देवी एवं पर्यावरण प्रेमी विकास चौधरी रहे, जबकि मंच संचालन बनवारी लाल शर्मा ने किया। इसके अलावा संस्था द्वारा धामेड़ा धाम में पौधरोपण के लिए 500 पौधे पहुंचाए गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को अकबरपुर ग्राम पंचायत में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में विद्यालय के बच्चों के साथ भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने भाग लिया। रैली का शुभारंभ बावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर से किया गया। तिरंगा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए विद्यालय परिसर पहुंची। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल और जयराम जाटव, पूर्व सरपंच महेश पटेल एवं अकबरपुर उमरैन मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल आदि इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों ने भारत माता को अपने प्राण समर्पित कर देश को स्वतंत्र कराया था। उधर रैली के दौरान विद्यालय के बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। आज तिरंगा रैली है पूरे देश भर में। देश के 80वें स्वाधीनता दिवस पर हर उपखंड पर, हर पंचायत पर, हर मंडल पर, हर बूथ पर तिरंगा रैली का आयोजन भारत में किया जा रहा है। यहाँ अकबरपुर में हम हैं, यहाँ भी स्कूल के बच्चे हैं और हम सब लोग हैं। तिरंगा रैली का आयोजन हो रहा है। इसी अवसर पर हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जिन शहीदों ने स्वयं को इस भारत माता को समर्पित करके हमारे देश को स्वाधीन कराया, स्वतंत्रता की बेड़ियां कटवाई, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस भारत के नागरिक होने का कर्तव्य का निर्वहन करें। केवल हमारे अधिकार क्या हैं इतना ध्यान नहीं रखें, ये भी ध्यान रखें कि अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य क्या हैं। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी मंडल अकबरपुर के प्रांगण में सब लोग मिलकर मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, सह प्रभारी, मंडल के अध्यक्ष, सभी जनप्रतिनिधि, गांव के सभी लोग जो इकट्ठा होकर सब जाति धर्म के लोगों ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। मेरी तरफ से अकबरपुर थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान भर्तरी और पांडुपुल जैसे मेलों सहित आगामी त्योहारों को देखते हुए चर्चा की गई। ग्रामीण सीईओ अनिल जाखड़ के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया। थानेदार रमेश सैनी ने बताया कि मेलों के अलावा 15 अगस्त, तीज और रक्षाबंधन आदि पर व्यवस्थाओं को लेकर विचार विमर्श हुआ। साथ ही साइबर ठगी के बारे में भी जागरूक बनाया गया। आज 15 अगस्त के संदर्भ में तथा आने वाले समय में जो त्यौहार आ रहे हैं, भर्तरी बाबा का मेला, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि के संबंध में सीएलजी बैठक का आयोजन किया था। सीएलजी बैठक में इन सब मुद्दों के साथ साथ साइबर फ्रॉड की हेल्पलाइन नंबर, साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए, महिलाओं संबंधी प्रकरण, इन सब पे विस्तार से चर्चा हुई। आम जनता से समस्याओं को सुना गया और उनका समाधान करने का प्रयास करें, सौहार्द बनाने की जनता से अपील की गई। और भी कुछ मुद्दे साइबर क्राइम, साइबर के मुद्दे जैसे पीड़ित कोई हो तो 193 पे जितनी जल्दी हो सके शिकायत दर्ज कराएं ताकि पीड़ित व्यक्ति के पैसे होल्ड हो सकें और मुलजिम तक पैसे नहीं पहुंच पाएँ और अपने अकाउंट बिना किसी जानकारी किसी को शेयर नहीं करें, किराए पर नहीं दें, अपने अकाउंट में अवांछित पैसे नहीं डलवाएं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अकबरपुर कस्बे में सावन महीने के चलते पेड़ों पर झूले टंग गए हैं। झूलों पर महिलाएं और बच्चे झूलते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं द्वारा सावन के पारंपरिक गीत और मल्हार गाने से माहौल और ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। महिला सुनीता देवी ने बताया कि तीज पर्व और सावन के पारंपरिक उत्सवों का चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब पेड़ों की संख्या कम हो गई है और झूले डालने के लिए रस्सियां भी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। साथ ही महिलाओं में भी पहले जैसा उत्साह नहीं रहा।
इसके बावजूद स्थानीय महिलाएं परंपरा को जीवित रखने के प्रयास में हैं। नौगांवा में समाधिस्थ आचार्य शांति सागर मुनिराज का 111वां अवतरण दिवस दिगंबर जैन समाज द्वारा मनाया गया। ये कार्यक्रम आचार्य ज्ञान भूषण मुनिराज के सानिध्य एवं ज्ञान गंगा माता जी के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। इस मौके पर श्री जी का अभिषेक करने के बाद उन्हें पालकी में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ महावीर वाटिका बस स्टैंड स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, जहां चरण समाधि पर 111 पुजारियों द्वारा चरणाभिषेक किया गया। प्रथम चरणाभिषेक नरेंद्र कुमार अशोक कुमार जैन ने किया, जबकि आचार्य ज्ञान भूषण मुनिराज के पाद प्रक्षालन श्री प्रेम परिवार द्वारा किए गए। इसके बाद जिनालय में गुरु पूजन एवं गुरु भक्ति का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी कार्यक्रम दिल्ली से आए डॉक्टर अरविंद जैन शास्त्री द्वारा करवाए गए। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक चतुर्थ डाक ध्वज यात्रा बुधवार को बड़ौदा में कस्बे से रवाना हुई। इससे पहले जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की गई। हाथों में बालाजी महाराज के ध्वज लेकर श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचकर श्रद्धालु बाबा के दरबार में ध्वज अर्पित कर सुख समृद्धि खुशहाली एवं शांति की कामना करेंगे। भक्त पिंटू ठाकुर, जितेंद्र मीणा, रवि मीणा और मोनू शर्मा ने बताया कि इस बार चतुर्थ डाक ध्वज यात्रा का आयोजन किया गया है। बड़ौदा में कस्बे के श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय में मंगलवार शाम गंधर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित धर्म प्रेमियों ने भगवान के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति प्रकट की। जैन समाज के अध्यक्ष चंदाराम जैन एवं मंत्री रविंद्र जैन ने बताया कि धर्म प्रेमियों के सहयोग एवं सहभागिता से कार्यक्रम संपन्न हुआ। अलवर मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर टहला क्षेत्र में सरिस्का के घने जंगलों में ऐतिहासिक नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस गुप्त और एकांत स्थान पर इस शिवलिंग की स्थापना की थी। सावन मास में दूर दराज से आ रहे श्रद्धालु यहां भगवान नीलकंठ का जलाभिषेक कर रहे हैं। महादेव सेवा समिति के सेवादार राजेश जोशी ने बताया कि सावन मास की शिवरात्रि के पावन पर्व पर भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक कांतिलाल मीणा, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अलावा भूपेश सिंह राजावत भी उपस्थित रहे। श्रावण मास की शिवरात्रि पर पधारे बाबा के सभी भक्तों का नीलकंठ महादेव मंदिर में स्वागत है। आज श्रावण मास की शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में नीलकंठ महादेव के भक्तों ने प्रसादी प्राप्त की। और यहाँ पर जब हम आए तो हमको एक दो जगह रास्ता खराब मिला। उसके बारे में यह क्षेत्रीय विधायक जी कांतिलाल जी जब आए, उनसे हमने बोला तो उन्होंने कहा यह स्वीकृत है, बरसात के बाद में कार्य चालू हो जाएगा। और जो अपना भंडारा स्थल है उसके पास महिला और पुरुषों के लिए यूरिनल्स लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। उसके बारे में हमारे पूर्व विधायक रामगढ़ श्रीमान ज्ञानदेव जी आहूजा घोषणा करके गए हैं कि यहाँ 4-5 लैट्रिन बाथरूमों का निर्माण कराया जाए, जिनमें से एक लैट्रिन बाथरूम का खर्चा मैं स्वयं अपने खर्चे से उठाऊंगा। और हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे भूपेश सिंह जी राजावत, उन्होंने भी कहा कि इस कार्य में बाबा नीलकंठ के महादेव के विकास के जो भी कार्य हैं उसमें हम आपका सहयोग करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी खैरदल तिजारा के जिला अध्यक्ष बलराम यादव ने कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ देश का युवा नाराज है। हाल ही जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन हो चुका है और यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने स्थिति को समझते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र करवा दिया। इसके बावजूद युवाओं में नाराजगी थमी नहीं है। यादव के अनुसार मोदी सरकार ने देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसे में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में भाजपा को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। देश में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसकी पोल खुल गई। जिस प्रकार से इन्होंने भर्ती की इंडस्ट्री चला रखी है घोटाले की, राहुल गांधी जी ने कोटा की छात्रगुंज कार्यक्रम में 3.5 लाख करोड़ जो भर्ती परीक्षा की फीस ली जाती है उसका जो खुलासा किया, उसके बाद में युवाओं का बिल्कुल मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से मन हट गया है और युवा एकजुट होकर के ना अपनी आवाज़ बुलंद आवाज़ में उठा रहे हैं और उसका परिणाम आपको जंतर मंतर पर देखने को मिला होगा। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार गुमराह करके ना वोट लेती है
उसी प्रकार से युवाओं ने उसका बड़ा खुलासा किया है और जो मोदी जी का एक अहम था उस अहम को चकनाचूर किया है। बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार से राहुल जी, सोनिया जी के बारे में अपशब्द कहे, बहुत ही आपत्तिजनक जो भाषा का उपयोग किया, वही आपत्तिजनक भाषा का उपयोग छात्रों ने प्रधानमंत्री के बारे में किया है। तो जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को 3 में से 2 सीटों पर हार मिली है। विशेषकर बिहार का चुनाव ऐतिहासिक है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार रहे हैं, तो इसका मतलब है युवा नाराज लग रहे। बीजेपी सरकार उपचुनाव में ईवीएम का दुरुपयोग नहीं करती। बीजेपी सरकार मेन चुनाव में ईवीएम का दुरुपयोग करती है। ईवीएम का दुरुपयोग ना करने का परिणाम ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट उनकी बीजेपी की हारी है। युवा आज बिल्कुल विमुख हो चुके हैं बीजेपी सरकार से और आज वो अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। और जब युवा सड़कों पर आता है तो संघासन हिलता है, ताज बदलता है। आज वही देश में देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी जी की मीटिंग में छात्रों की गूंज में 3-3, 4-4, 5-5 लाख छात्र उमड़ रहे हैं और जिस प्रकार से उनको यूथ आइकॉन के रूप में जनता देख रही है, यूथ देख रहा है, तो देश में बहुत जल्द बदलाव आने वाला है। अलवर रॉयल क्लब द्वारा बुधवार को आयोजित तीजोत्सव ने खूब रंग जमाया। यह आयोजन नंगली सर्किल के समीप स्थित होटल अलवर रॉयल में किया गया। क्लब अध्यक्ष कविता रोहतगी ने आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर अनेक गेम्स आयोजित हुए, साथ ही तीज क्वीन चुनी गई। महिलाओं ने सावन के गीतों पर नृत्य भी किए। रंग बिरंगे लहरिया और अन्य परिधानों में पहुंची महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था। अलवर रॉयल क्लब की तरफ से हमने तीज उत्सव का उत्सव मनाया है। सारी सखियां सहेलियों को बुलाकर खूब अच्छी तरह डांस, गाने और क्वेश्चन आंसर प्रतियोगिता वगैरह सब रखी है। खूब अच्छी तरह हमने मनाया। अंताक्षरी, डांस, गाना, मौज मस्ती, क्वेश्चन आंसर पिक करे और खूब धमाल किया। और तीज क्वीन भी चुनी हमारी तरफ से, जो कविता भाभी तीज क्वीन बनी है आज की। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय नशा मुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें एसपी सुधीर चौधरी ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। साथ ही अतिथियों ने नशा मुक्त भारत अभियान के पोस्टर एवं टी शर्ट का विमोचन किया और नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम करना पुलिस प्रशासन के साथ हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियानों एवं नियम कानूनों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मनोचिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर लेखराज अग्रवाल सहित नागेंद्र और चेतन सिंह ने भी विचार रखे, जबकि मंच संचालन शिक्षाविद दिनेश शर्मा ने किया। वहीं इस अवसर पर यूआईटी सचिव धाईगुड़े स्नेहल नाना, जिला परिषद के सीईओ सालुखे गौरव रविंद्र, एडीएम शहर अंबालाल मीना और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय दीपक कुमार के अलावा कई अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग बालिका से रेप के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। 13.5 साल की नाबालिग बालिका को 22 वर्षीय पड़ोसी घर से उठाकर ले गया था। इसके बाद नाबालिग के साथ रेप किया था। सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि घटना 9 जून 2025 की रात को हुई थी। वहीं 10 जून को जिले के एक थाने में पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कराया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट के जज बीएस पांड्या ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है। मामला ये था कि 10/6/2025 को पीड़िता की मां ने पीड़िता के साथ बड़ौदा में पुलिस थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9/6/2025 को उसकी बेटी जब रात्रि को 2 बजे सो रही थी तो आरोपी उसे उठा करके ले गया, उसका जबरदस्ती बलात्कार किया और उसकी जो बेटी उसे रोती हुई अवस्था में मिली, जिस पर उसने सारी घटनाक्रम का पता चलने पर उसने अगले दिन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुसंधान अधिकारी महावीर प्रसाद द्वारा उक्त प्रकरण में चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अभियोजन पक्ष ने 9 विटनेस और 21 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कराने के बाद आज न्यायालय के द्वारा आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है। और आइए अब चलते चलते बात करते हैं अलवर के जयकृष्ण बैंक्वेट हॉल में आयोजित होने वाले त्योहार बाजार की। गौरतलब है कि त्योहार बाजार 14 और 15 अगस्त को आयोजित होगा। इसे लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। आइए अंकिता जैन से जानते हैं कि त्योहार बाजार में रहेंगे क्या खास आकर्षण।
त्योहार बाजार इवेंट की जो तीसरी आयोजक हैं अंकिता जी, वो हमारे साथ हैं। अंकिता जी, आपसे यही मैं जानना चाहूँगी कि आज प्रेजेंट में जो ज़रूरत है एनवायरनमेंट सेफ करने की, तो उसके लिए ग्रीन एनवायरनमेंट सबकी डिमांड रहती है, तो ऐसे भी कुछ प्रोजेक्ट्स या ब्रांड्स आपके इस इवेंट में रहने वाले हैं जो ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं? जी बिल्कुल। त्योहार बाजार में पहली बात तो उस दिन हरियाली तीज है, पहले ही ग्रीनरी है सब जगह, और उसमें हमने इको फ्रेंडली का बिल्कुल ध्यान रखा है। हम जो गिफ्ट दे रहे हैं उसमें भी इको फ्रेंडली है। मैं गिफ्ट तो नहीं डिस्क्लोज करूँगी, बट हम उसमें पूरा ध्यान रख रहे हैं कि वो इको फ्रेंडली हो। और हमारे यहाँ वर्कशॉप भी हो रही है जो इको फ्रेंडली है, उसके बारे में आपको सुधा जी बताएंगी। और इको फ्रेंडली हमारे यहाँ नेचर से रिलेटेड पौधे की शॉप भी, वर्कशॉप भी लग रही है, और भी बहुत कुछ है जो आप वहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा। तो प्लीज़ त्योहार बाजार में विजिट करें। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री संजय शर्मा के धरने पर बैठने से मची खलबली और सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलने हुए आरंभ। जिला कलेक्टर और आयुक्त को लगाई लताड़। नगर निगम में आमने सामने हुए भाजपाई और कांग्रेस कार्यकर्ता। सफाई कर्मी मुद्दे पर वन मंत्री के धरने पर बैठने के बाद पहुंचे थे कांग्रेसी। करोड़ों की लागत से बने यूनिवर्सिटी भवन में पानी भरने से उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट होने का बना खतरा। हल्दीना में स्थित है विश्वविद्यालय भवन। और पढ़ाई के तनाव से परेशान किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान। स्कीम 8 की निवासी थी मृतका। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।